लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर विपक्ष तमाम रणनीतियां बना रहा है, लेकिन क्या वो रणनीतियां पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक पाएंगी? क्या कोई दलित चेहरा प्रधानमंत्री पद तक पहुंच पाएगा? सवाल कई सारे हैं। इस समय काफी ज्यादा चर्चा है दलित चेहरों को लेकर। जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ वो आप सभी ने देखा होगा, बताने लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो घटना रही उसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा है। मायावती भी काफी गुस्से में नजर आई और बीजेपी से तमाम कड़ी कार्रवाई को लेकर उन्होंने आदेश मांगे हैं और उन्होंने कहा कि आदेश यहां पर पारित करके उस शख्स के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर तमाम चर्चाएं रखी। अब जिस तरीके से बात यहां पर आकर रुकी है दलित चेहरे पर, यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसको विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाएगा या नहीं बनाएगा ये उन पर निर्भर करता है। लेकिन एक तरफ मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई इस मुद्दे की वजह से, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार से पार्टी का दर्जा ही छिनने वाला है। अब सबसे बड़े चाणक्य कहे जा रहे थे शरद पवार, जो अभी हाल ही विपक्ष की बैठक हुई थी उसमें सबसे बड़े चाणक्य शरद पवार को ही माना जा रहा था, लेकिन शरद पवार का हाल बुरा हो गया। तो ऐसे देखा जाए तो कई बड़े बड़े नेता जिनसे उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम रणनीतियां बनेंगी और तमाम रणनीतियों के तहत वो अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना योगदान देंगे, लेकिन सब पानी फिर गया। क्योंकि देखने को मिल रहा है कि कई नेता ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 मत बोलिए, लोकसभा चुनाव 2023 बोलिए, क्योंकि कईयों ने दावा किया कि इस बार लोकसभा का चुनाव जल्दी हो सकता है, ताकि बीजेपी विपक्ष को ये मौका ना दे कि वो अपनी बैठ के सक्सेसफुल करे, उनको मुद्दा बनाने का मौका ना मिले, एक नैरेटिव बनाने का मौका ना मिले, मायावती तैयार ना हो पाए या फिर राहुल तैयार ना हो पाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए, सरकारें बदल जाए, सत्ता परिवर्तन हो जाए। तो बीजेपी की अलग रणनीति है और कई राज्यों में खबरों के अनुसार मिशन लोटस दोबारा चलाया जाएगा। जैसा कि आपने महाराष्ट्र में देखा, मिशन लोटस तो नहीं था, लेकिन हाँ सत्ता परिवर्तन हुआ। शिंदे फडणवीस के पास 170 विधायकों का करीब समर्थन था, ऐसा शिंदे गुट का दावा है, लेकिन उसके बावजूद भी अजीत पवार को साथ लिया गया और उनको डिप्टी सीएम भी बनाया गया और उनके विधायकों को मंत्री पद की जगह भी मिली। तो चर्चा इस बात की है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब ये सिर्फ ना ही महाराष्ट्र का सूरत हाल है, यही हाल उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली बची हुई है, दिल्ली भी दूर नहीं है बीजेपी के लिए। जैसा खेल चल रहा है शायद कल को केजरीवाल भी चपेट में आ जाए। नीतीश ने बहुत अच्छा किया था जिन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, वरना नीतीश के साथ क्या होता ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल। लेकिन नीतीश के साथ क्या होगा ये बात अब चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हो गई है लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में। तो चर्चा वहां पर ही बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से तमाम मुद्दे इस बात के बनाए जा रहे हैं कि आखिर विपक्ष रोकेगा कैसे, विपक्ष खुद ही रुका पड़ा है, विपक्ष में एक ठहराव नजर आ रहा है, तो विपक्ष कैसे रोकेगा पीएम मोदी को। आप मायावती की बात कर रहे हैं कि मायावती एक दलित चेहरे के तौर पर आगे बढ़ेंगी और दलितों का दिल जीतकर, अल्पसंख्यकों का दिल जीतकर, पिछड़े वर्गों का दिल जीतकर प्रधानमंत्री पद की ताजपोशी हासिल करेंगी। लेकिन अगर आप देखें 540 प्लस लोकसभा सीटें हैं, अब उसमें से मायावती के पास माना 10 सांसद हैं, उनके पास 10 सीटों पर अच्छी पकड़ है, लेकिन वो भी तब हुआ था जब सपा बसपा का गठबंधन था। वरना जब उससे पिछले 2014 में अकेले उतरने का फैसला किया था तो आप जानते हैं क्या हुआ था, 0 सीट, 0 कोई सीट नहीं मिल पाई। इससे बुरा हाल क्या होगा। तो वापसी करी सपा के दम पर, लेकिन अब उन्हीं के साथ गठबंधन नहीं है, उनसे नाता तोड़ दिया, कांग्रेस के साथ भी नहीं जाना चाह रहे हैं। तो अलग ही रणनीति है। लोकसभा चुनाव की बात तो छोड़िए, मायावती एक समय उत्तर प्रदेश में ही बहुमत की सरकार बनाई थी। आज वही विधायकों की संख्या सिर्फ 2 रह गई है। जहां कभी बहुमत का आंकड़ा 200 के प्लस चाहिए रहता था, आज वही बहुमत के आंकड़े के लिए मतलब आप सोचिए कि 2 विधायक सिर्फ बसपा के। तो क्या ऐसे बसपा लोकसभा चुनाव जीतेगी? तो गठबंधन की आवश्यकता है, यह हर किसी को पता है। अगर मायावती विपक्षी दलों के साथ नहीं जा रही तो क्या एनडीए के साथ जाना चाह रही हैं? क्या बाद में अपने पत्ते खोलेंगी, या अपने पत्ते तब खोलेंगी जब विपक्ष प्रधानमंत्री चेहरे का ऐलान करेगा, या फिर मायावती को ही प्रधानमंत्री चेहरा मानेगा? कयास काफी सारे हैं, लेकिन अलग अलग मुद्दे हर रोज आप जानते हैं कोई ना कोई बड़ा मुद्दा बन ही जाता है। देश है, इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई बड़ा मुद्दा सामने आता है, उस मुद्दे पर बात होती है। बात के बाद यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर तमाम चर्चाएं होती हैं, ये चर्चाएं थम जाती हैं और जीत किसकी हो जाती है? बीजेपी की। तो उसको कैसे बदला जाए? 2014, 2019 इससे पहले के कुछ चुनाव ऐसे थे जब कोई भी पार्टी बहुमत के साथ नहीं जीत पा रही थी। मतलब कांग्रेस पार्टी इस देश की अगर सबसे मजबूत पार्टी कही जाती है और सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, तो उसका हाल भी 2014 के बाद से बहुत बुरा हुआ था। मोदी लहर ने मायावती और कांग्रेस सभी को बर्बाद कर दिया था एक तरीके से। जो कांग्रेस कभी मतलब बहुमत के साथ और पूरे देश पर अच्छा खासा सत्ता था उनका, वो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस 50-50 सीटों तक सिमटी है।
तो आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि मोदी लहर को रोकना आसान तो नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नीतीश ने एक दावा किया था, वो आप सभी को फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाएगा तो विपक्ष बीजेपी को 100 सीटों पर रोक सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी जीत होगी। अब इस दावे में नीतीश ने कोई दावा किया है तो उसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो करते हैं वो सत्ता के लिए करते हैं और ये राजनीति और सत्ता की लालच सबको है। अगर नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जाते हैं तो उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनको पता है कि वो कब क्या कर रहे हैं। लेकिन उनकी रणनीति किसके लिए है वो तो सबको ही पता है। लेकिन इन सब के बीच जो दावा था वो कैसे सच होगा? कांग्रेस को लेकर कहा जा रहा है कि अगर क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन करेगी तो क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़कर बीजेपी को हरा सकती है। जैसे कुछ सीटें ऐसी होती हैं जहां पर कुछ परिवार वालों का दबदबा होता है, कुछ अलग पार्टियों का दबदबा होता है, कुछ बीजेपी का दबदबा होता है, तो उनको रोकने के लिए काफी कुछ मेहनत मशक्कत लगती है, रणनीतियां बनती हैं। लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पहले हो सकता है, काम जल्दी निपटाना है, विपक्षी दलों को एकजुट होना है। विपक्षी दल एकजुट तो होंगे, लेकिन अब ये भी नहीं पता कि शरद पवार जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासी सत्ता के मुसीबत में फंस गए हैं, क्या वो अगली विपक्षी बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। मतलब ये सबसे बड़ा एक खेला हो रहा है कि मतलब आप विपक्षी दलों की बैठक में जाकर शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही पार्टी के विधायक नेता बीजेपी के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए नीतीश कुमार ने भी हाल ही में अपने विधायकों से एक एक करके बैठक करी और मायावती ने भी अपने तमाम समर्थक नेताओं को आदेश दिया है कि जो भी अपने अपने बूथ पर कमजोर पकड़ है उनको मजबूत करना है, उनको एक साथ लाना है और उसके दम से ही हमको आगे चुनाव लड़ना है, उसके दम से ही हमको आगे चुनाव जीतना है। तो इस तरीके से तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब इन दावे की कितनी सच्चाई रहती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो रणनीतियां तो बन रही है, साफ बात है, पीएम मोदी को रोकने के लिए। लेकिन क्या पीएम मोदी रुकेंगे? क्योंकि अभी तो बीजेपी ने शुरू किया है कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, कई जगह ऐसे हैं जहां पर अभी खेल और हो सकता है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस के साथ साथ बसपा की भी थोड़ी बहुत मौजूदगी है। तो ऐसे में वहां पर भी कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। आपको क्या लगता है दर्शकों कि सही मायने में बीजेपी और पीएम मोदी को रोकने का काम कौन सा बड़ा चेहरा करेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव की रणनीतियां बनना बिखरना सब किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव की रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके जनता के बीच सही दावा ठोकना, ये सबको पता है कि कौन क्या खेल कर सकता है। लेकिन इन्हीं तमाम रणनीतियों के बीच तमाम कयासबाजी यही लगाई जा रही हैं कि आने वाले चुनाव में अगर मायावती भी कांग्रेस के साथ आ जाती हैं, बावजूद उसके मायावती के पिछले जो कुछ फैसले रहे उसकी वजह जनता नाराज है, क्योंकि जनता नहीं चाहती कि बीजेपी को समर्थन हो। मायावती चाहती है कि दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक उनको समर्थन करे। लेकिन अगर मायावती बीजेपी के समर्थन में कुछ फैसले लेंगी, वैसे तो बीजेपी के समर्थन में भी उनके फैसले नहीं है, लेकिन अगर खुलकर विपक्ष का समर्थन नहीं करेंगे तो शायद मामला फंस सकता है। बाकी आप अपनी राय इस मसले पर जोर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।